हेलो बच्चों, आज हम लोग क्षेत्रमिति के महत्वपूर्ण सूत्र जो भी होंगे उसको आज डिस्कस करेंगे। ठीक है। क्षेत्रमिति में ही 2D आकृति और 3D आकृति दोनों है। तो पहले हम लोग 2D आकृति के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो 2D आकृतियाँ क्या होती है, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। तो वैसी आकृतियाँ होती है जिसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों होती है। ठीक है, सिंपल भाषा में जिसमें लंबाई हो, ठीक है, और चौड़ाई भी हो, उसी आकृतियाँ को हम लोग क्या कहते हैं, 2D आकृतियाँ करते हैं। डी मतलब डायमेंशन, विमाएँ मतलब जिसकी दो विमाएँ होती है। इसमें ऊंचाई नहीं होती है, मतलब मोटाई नहीं होती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मोटाई नहीं होती है। तो ये दोनों इसमें नहीं होती। तो इसमें कौन कौन सी आकृति आती है, तो इसमें आ जाती है चतुर्भुज। ठीक है, इसमें हम लोग चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, चतुर्भुज में भी वर्ग हो गया, ठीक है, आयत हो गया, ठीक है, समांतर चतुर्भुज हो गए, समांतर चतुर्भुज, ठीक है, समलंब चतुर्भुज, उसके बाद हम लोग सम चतुर्भुज, उसके बाद हम लोग वृत्त के बारे में इसमें पढ़ेंगे, उसके बाद त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। ये सब 2D आकृति है। इस सभी आकृति के हम लोग क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक है, उसके बाद परिमाप निकालेंगे, ठीक है, विकर्ण की लंबाई निकालेंगे। ये सभी फार्मूला हम लोग आज के चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हो गया मेरा आयत या चतुर्भुज मान लो। तो इसमें केवल लंबाई और चौड़ाई है, इसमें मोटाई नहीं है। मोटाई हो भी है तो इसमें नगण्य है, ठीक है, न के बराबर है मोटाई। तो आपको ध्यान रखना है कि वैसी आकृतियाँ जिसमें केवल लंबाई और चौड़ाई की बात हो। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग आयत के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आयत में क्या होता है, तो इसमें लंबाई और चौड़ाई होती है और प्रत्येक कोण इसमें 90 डिग्री का होता है। ये मान लेते हैं लंबाई है, ये चौड़ाई है। इसमें आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो ये L है तो ये B हो जाएगा। ठीक, अब इसका जो है ये विकर्ण हो गया। ठीक है, इसमें दो विकर्ण रहता है, विकर्णों की लंबाई हमेशा समान होती है। ये हो गया विकर्ण, ठीक है, ये हो गया लंबाई और B वाला हो गया ये चौड़ाई। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है आयत के बारे में। अब इसमें हमें निकालना है पहला फार्मूला क्षेत्रफल के बारे में। ठीक है, तो क्षेत्रफल क्या होता है कि कोई भी आकृतियाँ है, ठीक है, 2D आकृतियाँ है, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो कोई भी आकृति कितना जगह छेक रही है, ठीक है, घेर रही है, वही उस आकृति की क्षेत्रफल कहलाएगी। जैसे ये वृत्त है, ठीक है, तो ये वृत्त जो है ये कुछ जगह छेक रही है, तो ये जगह कितना छेक रहा है वही क्षेत्रफल बताता है। तो हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो यही चीज़ हमें ये बताएगा। तो ये आयत में क्षेत्रफल निकालने का मतलब है कि ये आयत जो है वो कितना जगह कवर कर रही है किसी समतल पे, तो वही हमें बताएगा। तो चलो हम लोग इसका क्षेत्रफल लिखते हैं। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो लंबाई यहाँ पे L है और चौड़ाई B है, तो यहाँ पे हो जाएगा L गुने B। दूसरा फार्मूला आता है परिमाप। तो परिमाप क्या होता है, तो किसी भी दो विमाएँ आकृति का परिमाप होता है उसके बाउंड्री की कुल लंबाई। तो इसमें बाउंड्री की लंबाई कितनी है, तो देख लो यहाँ पे ये लंबाई हो गई, ठीक है, ये बाउंड्री की लंबाई है L, ये B, ये L और ये B। तो ये सभी को जोड़ेंगे तो मेरा परिमाप निकलेगा। तो इसको जोड़ते हैं तो क्या आएगा, देखो L प्लस B प्लस L प्लस B। तो इसको जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा 2L प्लस 2B। तो दो कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा 2 गुने L प्लस B। तो इसका मतलब हो गया परिमाप बराबर 2 गुने लंबाई जोड़, ठीक है, चौड़ाई। तो ये मेरा आयत का परिमाप हो गया। अब तीसरा फॉर्मूला होता है इसमें विकर्ण निकालने का। तो विकर्ण क्या होगा, देखो, तो ये आयत के सभी कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ पर देखो कि एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, ये वाला, ये एक समकोण त्रिभुज विकल्प बन रहा है और विकर्ण जो है ये कर्ण है। क्या है, कर्ण है। तो कर्ण की लंबाई हमें निकालना है, वही विकर्ण हो जाएगा। तो कर्ण बराबर क्या होता है, रूट अंडर लंबाई के स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा लंबाई
का स्क्वायर प्लस चौड़ाई के स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर तो हो जाएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मेरा हो गया आयत के महत्वपूर्ण फार्मूला, ठीक है। इतना ही फार्मूला आपको ध्यान रखना है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं पूछता है। चलो अगला नेक्स्ट जो है हम लोग देखते हैं वर्ग के बारे में, ठीक है। तो देखो वर्ग में क्या होता है। तो वर्ग क्या होता है, वैसे समांतर चतुर्भुज जिसमें सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, ठीक है, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं इसकी भुजा की लंबाई ए है, तो सभी भुजा की लंबाई ए हो जाएगा, ठीक है। ये भी ए होगा, ये भी ए हो जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है, भुजा स्क्वायर। भुजा ए है तो ये हो जाएगा ए का स्क्वायर। अब यहाँ पे परिमाप निकालोगे तो क्या आएगा, तो सभी भुजाओं की लंबाई का योग क्या हो जाता है, परिमाप हो जाएगा। तो 4 गो भुजा है तो क्या हो जाएगा 4 गुने भुजा, क्योंकि भुजा की लंबाई यहाँ पे बराबर होती है, तो 4 गुने ए हो जाएगा। अब यहाँ पे विकर्ण कितना होगा देखो तो विकर्ण क्या हो जाएगा, तो ये भी एक समकोण त्रिभुज बना रहा है, तो यहाँ पे विकर्ण हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा रूट अंडर 2a स्क्वायर। तो ये हो गया रूट 2 गुने ए, तो ये कहलाएगा विकर्ण बराबर रूट 2 गुने भुजा। तो आपको ध्यान रखना है कि विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, रूट 2 गुने भुजा, ठीक। तो ये हो गया मेरा वर्ग का फार्मूला सारा, ठीक। चलो नेक्स्ट में आते हैं हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में, ठीक है। तो देखो त्रिभुज में हमें समबाहु त्रिभुज, ठीक है, मेनली ध्यान रखना है, और कोई भी त्रिभुज हो, ठीक है। ये एक त्रिभुज है ए बी सी, ठीक है। इसकी लंबाई ए मान लेते हैं, ए बी सी की भुजा की लंबाई ए सी भुजा की लंबाई बी और ए बी भुजा की लंबाई हम मान लेते हैं ये सी है, ठीक है। अब देखो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ये क्या होता है, 1/2 गुने आधार गुने यहाँ पे संगत ऊंचाई होता है, ठीक है। अब संगत ऊंचाई का मतलब क्या हो गया कि देखो 1/2 गुने ऊंचाई क्या हो जाएगा, तो सामने किसी भुजा के सामने वाले शीर्ष से जब हम लंब डालते हैं, परपेंडिकुलर डालते हैं, तो वही उसकी ऊंचाई होती है। तो ये मान लो कि परपेंडिकुलर हम लोग डाल दिए, तो ये मेरा हो गया ऊंचाई h1 इसको मानते हैं, ठीक है। अब देखो अब भुजा AC पे हम लंब डालेंगे तो ये हो जाएगा मेरा, ये लंब हो जाएगा, इसकी ऊंचाई मान लेते हैं h2, ठीक। अब यहाँ पर देखो इसे हम मिलाते हैं, ये परपेंडिकुलर मान रहे हैं, तो इसकी भुजा की लंबाई क्या मान लेते हैं, ऊंचाई h3 मान लेते हैं। तो यहाँ पे तीनों भुजाएं पे हम लंब डाले हैं और तीनों भुजाओं के लंब को ही ऊंचाई भी बोलेंगे, तो तीनों ऊंचाई को हम h1 h2 h3 मान लिए। तो जब हम आधार BC लेते हैं, ठीक है, BC लेंगे तो यहाँ पे ऊंचाई h1 हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि भुजा BC के जो संगत ऊंचाई है वो ये वाला हो जाएगा जो कि h1 है, ठीक है। अब उसी प्रकार हम भुजा AC का जो संगत ऊंचाई लेंगे तो ये h2 वाला हो जाएगा, AC का संगत ऊंचाई लेंगे तो ये हो जाएगा मेरा h3 इसकी ऊंचाई हो जाएगा। इसी प्रकार इसका क्षेत्रफल 1/2 गुने a गुने h1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये फिर दोबारा क्या हो जाएगा 1/2 गुने, अगर आधार AC लेते हैं जिसकी लंबाई b है तो यहाँ पे ऊंचाई क्या हो जाएगा h2 हो जाएगा, बराबर फिर अगर 1/2 गुने आधार C लेते हैं तो ये C हो गया, और AB लेते हैं, यदि आधार AB लेते हैं तो यहाँ पे जो ऊंचाई है वो क्या हो जाएगा h3 होगा। तो ये तीनों जो है बराबर होंगे, तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो हो जाएगा 1/2 गुने a h1 बराबर 1/2 b h2 बराबर 1/2 c h3, ठीक है। ये ध्यान रखना है कि आपको जो आधार लेंगे उसी के संगत ऊंचाई भी हमें लेना होगा। तो कोई भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला यही होता है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एक समबाहु त्रिभुज लेते हैं, ठीक है, उसका क्षेत्रफल निकालने का कोशिश करेंगे। पहले इसमें देख लो परिमाप क्या होगा इसका, इस त्रिभुज का,
तो परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, इसकी तीनों भुजाओं की लंबाई का योग। तो ए प्लस बी प्लस क्या हो जाएगा सी। समबाहु त्रिभुज में देखते हैं, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई क्या होती है, बराबर होती है। तो मान लेते हैं ये त्रिभुज ए बी और सी है, इसकी भुजा की लंबाई हम मान लेते हैं ए है, ए तीनों भुजा की लंबाई बराबर है। तो यहाँ पर इसका जो क्षेत्रफल हो जाता है, इसका जो क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे तो ये हो जाता है 1/3/4 गुने भुजा की स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे √3/4 भुजा ए माने हैं तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद इसका परिमाप जब निकालेंगे हम लोग तो क्या हो जाता है 3 गुने भुजा। ठीक है, तीनों भुजाओं को योग करेंगे तो 3 गुने भुजा या 3 ए हो जाएगा। अब इसकी जो हाइट होती है, ठीक है, वो बराबर होती है, तीनों हाइट क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये ऊंचाई हो गया, लंब हो गया, तो ये जो ऊंचाई है या हाइट है, ठीक है, या लंब की लेंथ निकालना हो तो वो हो जाता है √3/2 गुने भुजा। ठीक है, या इसको आप लिख सकते हो √3/2 गुने ए। ठीक है, तो ये एच की लंबाई है, इसको हम लोग एच लिख देते हैं। तो ये समबाहु त्रिभुज है। अगर विषमबाहु त्रिभुज दिया हो तो देखो, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का है, विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए, विषमबाहु त्रिभुज में जिसकी कोई भी भुजा बराबर नहीं हो, ठीक है, तो हीरोन्स फार्मूला का इसमें हम लोग प्रयोग करेंगे। मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, इसकी भुजा की लंबाई ए, ये बी और ये सी, तो इसका क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है, हीरोन्स फार्मूला लगाएंगे तो ये हो जाता है √S × S - A × S - B गुने S - C होता है। जहाँ क्या है, S जो है वो अर्ध परिमाप है। क्या है, अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप का मतलब परिमाप का आधा। तो यहाँ पे परिमाप क्या हो जाएगा, देखो परिमाप बराबर हो जाएगा तीनों भुजाओं की लंबाई का योग। तो A + B + C, तो अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, इसका आधा A + B + C/2। ठीक है, तो यहाँ पे S का मान निकाल देंगे और ABC का मान हमें मालूम रहेगा और उसको पुट कर देंगे तो ये हमारा क्षेत्रफल निकल जाएगा, वो विषमबाहु त्रिभुज की समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि इसकी दो भुजाएं बराबर होती है। ठीक है, तो ये मान लो A है, ये B है और ये C है। अब इसकी भुजा की लंबाई मान लेते हैं A है और ये भुजा की लंबाई B और B दोनों बराबर है, तो इस पे लंब डालते हैं तो ये इसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी h। ठीक, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है, इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है एरिया। ठीक है, वो क्या होता है, तो देखो हम यहाँ पे निकालते हैं कि ये मान लो ये D पे परपेंडिकुलर है, यहाँ B और BC की लंबाई कितनी है, A है। तो जब हम लंब डालते हैं समद्विबाहु त्रिभुज में तो ये BD और CD दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है, तो ये BD की लंबाई A/2 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार CD की लंबाई भी A/2 हो जाएगा। तो देखो ADB में, त्रिभुज ADB में एक समकोण त्रिभुज है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब है h² प्लस आधार है A/2 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा B² बराबर h² प्लस A²/4। तो यहाँ पे h² बराबर क्या हो जाएगा, B² माइनस A²/4। तो h बराबर हो जाएगा 1/2 गुने √4 B² माइनस A²। ठीक, अब इसको हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, तो 1/2 आधार A है और ऊंचाई हम लोगों ने अभी निकाला है 1/2 गुने √4 B² माइनस A²। तो ये हो जाएगा 1/4 गुने A गुने √4 B² माइनस A²। ये इसका क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा। और परिमाप निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, तो परिमाप बराबर हो जाएगा A + 2B। ठीक, तो ये मेरा समद्विबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला हो जाएगा। इसी में अगर हम ले लेते हैं समकोण त्रिभुज के बारे में,
तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, देखो तो समकोण, ये समकोण त्रिभुज है ए बी सी, ये हो गया लंब 90 डिग्री, ठीक है, ये हो गया कर्ण, तो ये लंब हो गया, ये हो गया आधार, ठीक है। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, इसका जो क्षेत्रफल निकालेंगे तो 1/2 गुने, ठीक है, ये BC गुने AB हो जाएगा, ठीक है, आधार गुने ऊंचाई, ठीक। और हम लोग जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, दो बातें आपको समकोण त्रिभुज में ध्यान रखना है, ठीक। तो चलो, त्रिभुज में जितने भी त्रिभुज हो सकते हैं वो सभी का फार्मूला हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो आगे हम लोग आते हैं अब वृत्त में, ठीक है। तो अब वृत्त का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। तो अभी ये हो गया वृत्त, ठीक है। तो वृत्त में देख लो क्या होता है, ये वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है और ये मान लेते हैं ये त्रिज्या है इसकी, ठीक है, r इसकी त्रिज्या है। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो परिधि होता है, परिधि का मतलब हो गया कि इसकी बाउंड्री की लंबाई, परिमाप, और जो व्यास होता है वृत्त का, कोई भी वृत्त हो, छोटा हो या बड़ा हो, ठीक है, कोई मैटर नहीं करता है, ये परिधि और व्यास का जो अनुपात होता है वो स्थिर होता है, जिसे हम लोगों ने पाई माना है, ठीक है। तो परिधि बटा व्यास क्या होता है, पाई हो जाता है। व्यास हो गया वैसी जीवा जो केंद्र से होकर पास करती है। तो मान लो ये एक व्यास हो गया, ठीक है। तो व्यास की लंबाई को हम लोग d से सूचित करते हैं और व्यास बराबर हो जाता है 2 गुने त्रिज्या, ठीक है, इसको ध्यान रखना है। व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुनी होती है। तो परिधि बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो परिधि की लंबाई हो जाएगा, परिधि मतलब परिमाप, ठीक है, तो परिधि बराबर हो जाएगा पाई गुने डी, ठीक है। परिधि की लंबाई क्या हो जाएगी, पाई गुने डी, और हम लोगों ने अभी व्यास डी बराबर क्या लिखा है, 2 गुने आर, तो पाई गुने डी का मान 2r रख दो, तो क्या आ जाएगा, परिधि बराबर 2 पाई आर। तो परिधि की लंबाई हो जाएगी मेरी, ठीक है, पाई डी या पाई 2 पाई आर। तो ये मेरे वृत्त की परिमाप या परिधि की लंबाई हो गई, ठीक है। तो अब उसके बाद हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं। तो क्षेत्रफल बराबर होता है इसका पाई गुने त्रिज्या का स्क्वायर, ठीक है, मतलब पाई आर स्क्वायर, पाई गुने आर स्क्वायर होता है, आर क्या है, त्रिज्या है। तो ये मेरा क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। और इसमें हमें निकालना है, परिमाप भी निकल गया, क्षेत्रफल भी निकल गया। तो ये दो फार्मूला आपको याद रखना है। और व्यास बराबर क्या होता है, 2r होता है, मतलब 2 गुने। लोग त्रिज्यखंड का फार्मूला निकालते हैं। तो देखो ये एक वृत्त है, ठीक है, ये इसका केंद्र O है, ये त्रिज्यखंड है जो केंद्र पर थीटा कोण बना रही है। तो इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा उसको हम लोग निकालते हैं। तो देखो अगर हम 360 डिग्री घूमते हैं, ठीक है, 360 डिग्री घूमते हैं तो कितना क्षेत्रफल हम लोग कवर करते हैं, पाई आर स्क्वायर। तो 1 डिग्री घूमने पर कितना कवर करेंगे क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर बटा 360 डिग्री। इसीलिए अगर हम थीटा डिग्री अगर घूम रहे हैं तो कितना क्षेत्रफल बनाएंगे हम लोग, तो पाई आर स्क्वायर बटा 360 डिग्री गुने थीटा। तो यही क्या होगा, थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे हो जाएगा थीटा कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बटा 360 डिग्री गुने थीटा होता है। अब थीटा जितना डिग्री होगा उसमें हम पुट कर देंगे और यही मेरा क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया मेरा त्रिज्यखंड का फार्मूला। अब यहाँ पे आता है कि हमें चाप की लंबाई निकालनी है। तो चाप की लंबाई कैसे निकलती है, तो देखो ये चाप हो गया, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई को हम लोग कहेंगे चाप। अब ये चाप केंद्र पर थीटा कोण बना रही है। तो देखो यहाँ भी कि अगर हम 360 डिग्री अगर घूमते हैं तो टोटल हम परिधि की लंबाई कवर कर लेंगे।
तो परिधि की लंबाई कितना होता है 2 पाई r। तो 1 डिग्री घूमने पर कितना हम परिधि पे घूमेंगे, तो 2 पाई r बटा 360 डिग्री। तो 2 से कट गया तो ये हो गया 180 डिग्री, मतलब पाई r बटा 180 डिग्री। तो हम थीटा डिग्री अगर घूम रहे हैं तो परिधि पर कितना चलेंगे, पाई r बटा 180 डिग्री गुने थीटा। तो ये थीटा कोण वाले चाप की लंबाई कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा पाई r बटा 180 डिग्री गुने थीटा। ठीक है, तो ये दो फार्मूले हमें याद रखने हैं त्रिज्यखंड और चाप की लंबाई के लिए। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई r स्क्वायर, और इसका परिधि क्या होता है 2 पाई r। और हम लोगों को पाई का मान जो है क्या लेना है 22/7 या 3.14, इसको हमें ध्यान रखना है। ठीक है, चलो तो आगे आते हैं। अब हम लोगों ने आयत, वर्ग, त्रिभुज और वृत्त पढ़ लिया है। अब अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं समचतुर्भुज। ठीक है, समचतुर्भुज किसे कहते हैं, तो ये भी एक समांतर चतुर्भुज है जिसमें सभी भुजाओं की लंबाई बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90। ये मान लिया समचतुर्भुज है ए बी सी और डी, इसकी सभी भुजा की लंबाई बराबर होती है, तो ये ए मान लिए। ठीक है, इसमें दो विकर्ण होते हैं और दोनों विकर्ण की लंबाई अलग अलग होती है, तो इसकी लंबाई हम लोग मान लेते हैं D1। और एक और विकर्ण होता है ये AC हो जाएगा, इसकी लंबाई हम मान लेते हैं D2। और दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पे कट करते हैं। ठीक है, ये दोनों कट कर रहा है, इसको हम मान लेते हैं O पे कट कर रहा है। ठीक, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है, इसका जो एरिया होता है, एरिया, ठीक है, क्षेत्रफल, वो हो जाता है 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। ठीक, तो यहाँ पे विकर्ण को हम लोग क्या माने हैं D1 और D2, तो ये हो जाएगा 1/2 गुने D2। ठीक है, तो ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हो गया। अब इसका परिमाप निकालेंगे तो क्या होगा, परिमाप वही होगा चारों भुजाओं की लंबाई का योग, तो 4 गुने क्या हो जाएगा, इसमें भी भुजा, मतलब 4a हो जाएगा। ठीक है, ये दो रिजल्ट है, ये a बराबर एरिया बराबर ये हो गया और ये परिमाप बराबर ये हो गया। एक और इसमें रिजल्ट याद रखना है, भुजा और विकर्ण के बीचों का संबंध। तो देखो यहाँ पे एक त्रिभुज है DOC, ये एक क्या है, ये एक समकोण त्रिभुज बना रहा है क्योंकि दोनों विकर्ण जो है वो 90 डिग्री पर परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज के सामने वाले, समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो DC कर्ण हो गई और OD और OC लंब और आधार हो गए। तो हम लोग जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हो गया कि CD का स्क्वायर बराबर OC का स्क्वायर प्लस OD का स्क्वायर हो जाएगा। तो CD क्या है A स्क्वायर है, मतलब भुजा की लंबाई है। और OC क्या होता है, ये OC जो है ये आधा होता है, जो यहाँ पे विकर्ण जो होते हैं समचतुर्भुज में विकर्ण, वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर होते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं। क्या करते हैं, समद्विभाजित भी करते हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को परपेंडिकुलरली बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, तो OC की लंबाई क्या हो जाएगी, वो D2/2 का होल स्क्वायर प्लस OD की लंबाई हो जाएगी D1/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा A स्क्वायर बराबर D2 का स्क्वायर बटा 4 प्लस D1 का स्क्वायर बटा 4। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा A स्क्वायर बराबर 1/4 गुने D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। तो ये हो गया यहाँ पे A बराबर 1/2 गुने √D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इस पर सवाल पूछते रहते हैं। जब A की लंबाई आ गई है तो परिमाप भी हम लोग निकाल लेंगे। तो परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, 4 गुने क्या होता है भुजा, तो ये हो जाएगा 4 गुने A की लंबाई है 1/2
गुने रूट अंडर d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। तो ये कट के हो जाएगा 2 गुने d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर। ठीक है, ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो परिमाप भी आपको याद रखना है। ठीक है, भुजा की लंबाई कैसे निकालेंगे अगर विकर्णों की लंबाई दिया हुआ होगा तो। ठीक है, और विकर्ण की लंबाई दिया हुआ रहेगा तो क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। ठीक है, ये सभी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। समलंब चतुर्भुज, तो इसका क्षेत्रफल हमें निकालने आना चाहिए। तो समलंब चतुर्भुज क्या होता है, तो देखो समलंब चतुर्भुज होता है जिसमें एक जोड़ी भुजा जो है समानांतर होती है, बस एक ही जोड़ा। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो भुजा है वो AB जो है समानांतर है CD के। ठीक है, तो ये समलंब चतुर्भुज आएगा। बाकी बात AD और BC समानांतर नहीं होती है, समानांतर हो जाएगी तो वो समांतर चतुर्भुज आएगी। तो उसमें एक ही जोड़ी कोई भुजा समानांतर होगी। तो मान लिए AB समांतर CD है, तो AB की लंबाई मान लेते हैं A है और CD की लंबाई B है, और दोनों समांतर रेखाओं के बीच की ये ऊंचाई है h। ठीक है, और दो समांतर रेखाओं के बीच की ऊंचाई हमेशा बराबर होती है, तो ये भी ऊंचाई क्या होगी, बराबर ही होगी। तो ये भी h, ये भी h हो जाएगा। तो इसमें जो क्षेत्रफल हम लोग निकालते हैं तो क्या होता है, 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग गुने उनके बीच की दूरी या ऊंचाई भी हम लोग लिख सकते हैं, ऊंचाई। तो 1/2 गुने समांतर भुजाओं का योग क्या हो जाएगा, A प्लस B गुने ऊंचाई क्या है, h है। तो ये हो गया मेरा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला। बस आपको इसमें यही याद रखना है। अब हम लोग लेते हैं समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, इसमें आमने सामने की भुजा जो है वो समानांतर होती है। तो ये मान लिए A, B, C और D समानांतर चतुर्भुज है, इसकी लंबाई L है, ये B है, तो ये भी L होगा और B होगा। तो आमने सामने की भुजा समानांतर और इक्वल भी होता है, बराबर भी होता है। तो इसका जो क्षेत्रफल होता है, एरिया जो इसको हम लिखते हैं, वो होता है आधार गुने संगत ऊंचाई। क्या होता है, आधार गुने संगत ऊंचाई। ठीक है, तो आधार हम AB लेते हैं तो इसका जो संगत ऊंचाई हो जाएगा ये हो जाएगा, इसको हम लोग मान लेते हैं H1। तो ये हो जाएगा आधार AB, तो AB की लंबाई L है, तो यहाँ पे L गुने H1 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर हम आधार BC लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे BC लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका यदि आधार हम BC लेते हैं तो इसकी ऊंचाई H2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा B गुने H2, ये दोनों बराबर ही होंगे। तो आधार पे डिपेंड करेगा कि ऊंचाई क्या लेंगे, तो दोनों में से कोई हम लोग यूज कर सकते हैं। ये हो गया समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ठीक है, अब आते हैं कि कोई जनरल अगर दिया हो चतुर्भुज, ठीक है, सामान्य चतुर्भुज दिया हो तो उसका क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे। सामान्य कोई चतुर्भुज है, जो जितने भी हम चतुर्भुज पढ़े हैं उसमें से अगर कोई भी चतुर्भुज नहीं है तो उसका हम लोग क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो मान लो इस तरह का हमें चतुर्भुज दिया हुआ, ठीक है, A, B, C और D। ठीक है, तो इसमें हम लोग कैसे निकालते हैं, तो ये विकर्ण की लंबाई दी हुई होगी, ठीक है, और C से इस विकर्ण पे लंब है, ये लंबाई मान लेते हैं H1 है, और इससे हम लंब इसमें दिया हुआ रहेगा, इसकी लंबाई हम लोग मान लेते हैं ये H2 है, और ये विकर्ण है जिसकी लंबाई D है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा इसका क्षेत्रफल वो हो जाएगा 1/2 गुने, ठीक है, 1/2 गुने विकर्ण की लंबाई गुने ऊंचाइयों का योग, ऊंचाई का योग। अर्थात इसको हम लोग क्या लिखेंगे, जो एरिया हो जाएगा यहाँ पे 1/2 गुने H1 प्लस H2 गुने D हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीक़ा से भी हम लोग निकालते हैं। तो देखो रिंग के बारे में वृत्त में पढ़ना था कि ये एक वृत्त है, ठीक है,
और इसके अंदर भी एक वृत्त है। मान लिया कि ये दो वृत्त है, एक वृत्त का त्रिज्या R1 है, ठीक है, और दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 है। तो ये जो वलय है, रिंग है, ठीक है, इस रिंग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे, तो देखो, तो क्या करेंगे, सबसे पहले कि ये जो बड़े वृत्त है, ठीक है, R1 त्रिज्या वाले वृत्त है, इसका क्षेत्रफल हम लोग निकाल लेंगे। तो ये टोटल क्षेत्रफल ये हो जाएगा। उस क्षेत्रफल में से ये वाला क्षेत्रफल हम घटा देंगे, तो मेरा क्या बच जाएगा, ये वाला केवल क्षेत्रफल बचेगा। तो बड़े वृत्त का क्षेत्र, तो रिंग का वलय का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वलय का क्षेत्रफल ये हो जाएगा बड़े वृत्त का क्षेत्रफल माइनस छोटे वृत्त का क्षेत्रफल। तो बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई R1 का स्क्वायर माइनस पाई छोटे वृत्त का क्षेत्रफल पाई R2 का स्क्वायर। तो पाई कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। इसको और भी लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई गुने R1 प्लस R2 गुने R1 माइनस R2 हो जाएगा। तो ये मेरा वलय का क्षेत्रफल या रिंग का क्षेत्रफल हो गया। ये भी सवाल में पूछ लिया जाता है कभी कभी। देखो, अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे। तो अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2, कंप्लीट वृत्त का क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर होता है, तो इसका आधा 1/2 पाई R स्क्वायर होगा, ठीक है। तो क्षेत्रफल में आपको ये याद रखना है। परिधि में क्या याद रखना है, तो देखो, परिधि में हो जाएगा ये लंबाई और प्लस ये लंबाई। परिधि का मतलब होता है टोटल बाउंड्री की लंबाई। तो इस लंबाई को हम लोग कैसे निकालेंगे, तो ये हो गया परिधि का आधा। तो परिधि का आधा क्या हो जाएगा, तो परिधि की लंबाई 2 पाई R होता है, तो इसका आधा करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे, प्लस ये R प्लस R 2R हो जाएगा। इससे 2 कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा, पाई R प्लस R। अब यहाँ से R कॉमन ले लेंगे तो पाई प्लस 2 गुने R बचेगा। तो ये मेरा परिधि की लंबाई हो गई, ठीक है, ये याद रखना है। तो 2 ही फार्मूला इसमें इम्पोर्टेंट है। चलो, एक बच जाता है हम लोगों का पतंग। तो पतंग क्या होता है, ये भी एक प्रकार का चतुर्भुज है, ठीक है। इसमें भी 4 भुजाएं होती हैं। तो देख लो, इसमें इस तरह का होता है पतंग। तो A, B, C और D। ये विकर्ण जो है इसमें एक दूसरे को परपेंडिकुलरली कट करते हैं। इसकी लंबाई D1 हो गया। इसका जो क्षेत्रफल निकालना है तो ये हो जाता है 1/2 गुने विकर्णों का गुणनफल। तो 1/2 गुने D1 इंटू D2। बस आपको ये याद, ये मेरा हो गया पतंग का क्षेत्रफल, ठीक है। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे निकाला है कि ये जो क्षेत्रफल निकाला है ये वाला, ठीक है, ये निकाला है इस लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और ये हो गया मेरा दीर्घ त्रिज्यखंड, ठीक है। तो ये दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकालेंगे, तो देखो, तो वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे तो मेरा आ जाएगा दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो इसको हम लिखेंगे पाई R स्क्वायर बटा 360 डिग्री गुने थीटा, ठीक है। अब उसी प्रकार चाप की लंबाई निकालेंगे। तो ये मेरा निकाला हुआ है लघु, ये मेरा लघु चाप की लंबाई है। तो ये हो गया लघु चाप की लंबाई यहाँ से यहाँ तक, और ये हो गया यहाँ से यहाँ तक दीर्घ चाप की लंबाई। तो दीर्घ चाप की लंबाई पूछे तो कैसे निकालेंगे, चाप की लंबाई। तो ये हो जाएगा टोटल परिधि की लंबाई में से हम लोग क्या करेंगे, लघु चाप की लंबाई घटा देंगे। तो पाई R बटा 180 डिग्री गुने थीटा, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग 2D आकृतियाँ के जो भी महत्वपूर्ण फार्मूले हो सकते हैं उसको हम लोगों ने डिस्कस किया है। अगले वीडियो में हम लोग 3D आकृतियों के जो भी महत्वपूर्ण फार्मूले होंगे उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है।